नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, स्कूल से जुड़े हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पार्ट नंबर 17 लेकर आ गए हैं और इस वीडियो के माध्यम से रे ऑप्टिक्स से संबंधित जो हमारे 12th क्लास का 11th नंबर चैप्टर है उससे संबंधित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में हम इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उनकी जो पीडीएफ है उस से संबंधित भी हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स का टॉपिक मेंशन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं हनुमानाराम ढाका आपसे ये वादा करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम आज ये हमारा 17 नंबर टॉपिक जो सिलेबस का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन है वो आप देख लीजिए। फोटो बीच में जगह कवर कर रही है तो ये मैं एक बार हटा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये जो सूत्र जो एक बार आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आपको कितना आता है, मैं पॉज करके देख लीजिए फटाफट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको आता है क्या, फिर 23 नंबर क्वेश्चन आपको आता है तो ये मूल्यांकन कर लो फटाफट। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। उसके बाद में ये 30 नंबर क्वेश्चन आप पॉज करके हिंदी में पढ़ लो और उसके बाद में इसके अब देख लो ये। उसके बाद में मैं कराने वाला हूँ ये 31 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए आपको कितना आ रहा है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन ये देखिए। फिर ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसके बाद में ये अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 12th क्लास की फिजिक्स का रिवीजन चल रहा है हमारा, नीट एससीएफ लेब असिस्टेंट कॉलेज लेक्चर और सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस तक। अब आपने ये क्वेश्चन हल कर लिए होंगे। उसके बाद में अब मैं इनको हल करवाता हूँ, आप आंसरों को चेक करिए कितने आपके सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 6 देखिए, आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर है, एक बार आप पॉज करके पढ़ लो। उसके बाद में ये काफ़ी बड़ा पहले ये क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में ऑप्शन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। एन का मतलब जो हम अपवर्तनांक म्यू मानते हैं ना वो है 1.5 और वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो प्रकाश स्रोत की कांच से पृष्ठ से दूरी 140 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी यू का मान दे रखा है। उसके बाद में 140, तो पहले तो आपको ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ होता है उससे अपवर्तन का सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ सारा सूत्र एक सूत्र का खेल है। सूत्र ये होता है कि कांच का अपवर्तनांक μ2 बटा प्रतिबिंब की दूरी v माइनस का माध्यम जो यहाँ पर वायु है तो 1 हो जाएगा बटा u जो बिंब की हमारी दूरी है बराबर μ2 माइनस का μ1 और बटा में उस जो त्रिज्या होती है वो। बस इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा टफ नहीं है। μ2 का मतलब ये 1.5 दे रखा है, μ2 आपका 1.5 दे रखा है। उसके बाद में v है वो बिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है माइनस का, μ1 वायु के लिए 1 होता है और u हमारे पास में दे रखा है। यहाँ पर देखा जाए तो ये पृष्ठ से दूर तो u है वो नेगेटिव लिया जाएगा, यानी ये प्रकाश की दिशा इस साइड से आ रही है तो प्रकाश की माइनस का 140, ये 140 बराबर μ2 माइनस μ1, यानी ये 1.5 में से 1 निकालेंगे, आर का मान आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो मैं बाद में बोर्ड पर हल करवा दूंगा, पहले आप बड़े बड़े तौर पर समझिए। जब इस समीकरण को आप हल कर लेते हैं, चलो हम फटाफट कर ही लेते हैं, 1.5 बटा v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उस साइड जाएगा तो 0.5 बटा 20 बचेगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 बटा ये 140 यानी माइनस का हो जाएगा, इस साइड में जाएगा। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी बोर्ड पर करते हैं तो वो फटाफट हो जाता है। अब मैं यहाँ कर ही देता हूँ, यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, इसी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो 1.5 बटा v तो इधर होगा। अब इधर वाली कैलकुलेशन करेंगे ना, 5 से कट जाएगा, ये 1 बटा 40 माइनस का 1 बटा 140, 1 बटा 140। अब 1.5 बटा v बराबर इनका लघुत्तम आ जाएगा 40 गुणा 140 और ऊपर 140 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 100। तो ये 2 0 से 2 0, तो ये अब एक बार कलर चलो और चेंज कर लेता हूँ। अब देखो एक पॉइंट है ये फिर दिक्कत कर रहा है क्या, तो 1.5 बटा v बराबर 1 बटा यहाँ पर ये हो जाएगा 56, 1 बटा
56, तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करोगे 56 गुणा 1.5 यानी 56, 56 का आधा 28, 56 28 कता हो गया 84। तो कहने मतलब वो यो देखो मारवाड़ी का तो असर होता ही है, आपको पता है। अब वी 1.5 बटा वी बराबर है 1/56, तो 84 हो गए। यानी वी का मान, ये मैं टाइम ऐसे ही लगा रहा हूँ, बस एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। और v का मान यानी म्यू2 बटा वी माइनस का हल करोगे, v बराबर कितना आएगा 84 आएगा। 84 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से ये दूरी इस साइड में 84 आएगी। इसका मतलब ये है प्रकाश आ रहा है इस साइड से, प्रकाश की दिशा में 84 सेंटीमीटर v जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 84 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ वो बाकी ऑप्शन है अलग अलग, आपतित प्रकाश की दिशा में 100 होगा नहीं, आपतित प्रकाश की दिशा में 33.33 होगा नहीं, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में ये होगा नहीं, आपतित प्रकाश की दिशा में 84 होगा। तो ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्या पूछा है, यदि अभिदर्शिक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया जाए तो आवर्धन क्षमता। तो ये बहुत ही गजब का है। देखो एक तो सूत्र आप ये ध्यान रखो किसके लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए। सूक्ष्मदर्शी के लिए m बराबर आपका सूत्र होता है क्या, माइनस का l बटा l नलिका की लंबाई होती है, f में o बटा और d न्यूनतम दर्शन की दूरी और d बटा f e होता है। यानी f हमारा जो नेत्र के पास वाला लेंस होता है उसकी फोकस दूरी होती है, f o जो ऑब्जेक्ट के पास होता है यानी अभिदर्शिक लेंस होता है उसकी आपकी फोकस दूरी होती है। दोनों ही बटा में आ रहे हैं, यानी इसका एफ ओ भी बटा में आ रहा है, एफ ई यानी एफ ओ की बात करें, एफ ई मान लो फिक्स है, इससे डी और वो तो सारे फिक्स मान लो, एफ ओ को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ आपको पता है कि जब बटा वाली राशि जब हमारी बढ़ेगी तो एम का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है सूक्ष्मदर्शी की तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जबकि दूरदर्शी का क्या होता है, जो आवर्धन का सूत्र होता है वो माइनस का क्या होता है, एफ ओ बटा एफ ई होता है। आवर्धन का सूत्र केवल याद है, उसमें ओ ऊपर होता है। इसका मतलब वो अभिदर्शी की जैसे ही फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो दूरदर्शी की जो हमारे एम है वो बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब है सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शी एक छोटा लिया जाता है और दूरदर्शी में अभिदर्शी लेंस है वो क्या लिया जाता है, बड़ा लिया जाता है। इसीलिए क्योंकि आवर्धन क्षमता जब सूक्ष्मदर्शी में तो आवर्धन जब हम जो हमारा अभिदर्शिक लेंस है वो यदि हमने बड़ा ले लिया तो उसकी आवर्धन क्षमता है वो घट जाएगी, और यदि दूरदर्शी में बड़ा ले लिया तो वो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है, आगे हम सूत्रों के बारे में, सूत्र से डायरेक्ट यदि सूत्र है तो इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो, सूक्ष्मदर्शी की तो घटेगी, दूरदर्शी की बढ़ेगी। उसके बाद में हमारा एग्जाम ये 2015 में 18 के हो गए, अब 15 के हम क्वेश्चन करते हैं। तो 15 वाला क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन, क्षैतिज से 10 डिग्री कोण बनाने वाली एक प्रकाश किरण क्षैतिज से थीटा कोण बनाने वाले एक समतल दर्पण पर आपतित है। थीटा का मान क्या होना चाहिए ताकि परावर्तित किरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाए। अब देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाए, इसका मतलब ये है, ये आपके पास में कोई क्षैतिज तल है, आप उसके बाद में यहाँ से 10 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या आ रही है, एक प्रकाश किरण आ रही है, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ये आपका एक कोई दर्पण रखा हुआ है, क्षैतिज से कितना कोण है, थीटा कोण बनाते हुए। अब जैसे ही ये क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है तो आपको पता है इसका जो अभिलंब है, इसका जो अभिलंब है, ये जो मान लो ये जो लाइन है पहले से 90 डिग्री वाला अभिलंब है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब यहाँ से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ये थीटा है, थीटा पर तो रखा हुआ है, तो इसका अभिलंब भी पहले से जिस से मतलब ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण जा रही है उससे यह थीटा कोण बन जाएगा। ये कितना कोण बन जाएगा, जैसे ही मान लो ये प्रकाश की किरण के आने का पथ और ये प्रकाश की किरण का कह रहा है कि लंबवत जानी चाहिए, वो जाने का पथ ठीक है, हमें पता चल गया। थीटा से जैसे ही दर्पण को हमने झुकाया तो उसका अभिलंब भी थीटा इधर खिसक गया। तो जब आई बराबर आर होता है हम जानते हैं, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगी। यानी इस साइड वाले यदि हम 10 और ये 2 थीटा को जोड़े तो वो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये 50 इस इधर गया तो ये 40 बचेगा और 2 का भाग लगा देंगे, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था। यानी जैसे ही हम दर्पण को क्या करेंगे, थीटा से झुकाएंगे तो उसकी नई कंडीशन अभिलंब ऐसे होगा, 90 से ये लंबवत लाइन है उससे वो थीटा बनाएगा। ऐसे कोई प्रकाश किरण आती है जो 36 से 10 बना रही है तो ये भी थीटा होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये इजी हो गया। उसके बाद में देखो 24वां क्वेश्चन,
24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक हमारा म्यू जी ग्लास है और इसे एक माध्यम जिसका म्यू एल में डुबोया जाता है तो लेंस अभिसारी लेंस की तरह बर्ताव। देखो एक अपसारी है वो अभिसारी की तरह काम करने, यानी लेंस की प्रकृति चेंज हो जाती है। हमने क्या किया है कि लेंस मेकर जब सूत्र हम पढ़ते हैं तो 1/f बराबर क्या होता है, म्यू जी ग्लास बटा म्यू लिक्विड माइनस का 1 और 1/r1 माइनस का 1/r2, ऐसा सूत्र हम बड़ा सा एक डेरिवेशन करते हैं। वहां से हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी भी लेंस को द्रव्य में डुबाते हैं तो त्रिज्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फोकस दूरी पर फर्क पड़ जाएगा। किस प्रकार से पड़ेगा, यदि हम बराबर वाले में यानी ग्लास का है उतना ही लिक्विड में डुबोएंगे तो ये जीरो हो जाएगा और वो एक मतलब स्लिट की तरह, समतल दर्पण की तरह वो काम करने वाला है, यानी एक स्लिट की तरह वो काम करने वाला है। यानी म्यू जी और म्यू एल यदि बराबर है, यहां मैं 3 कंसेप्ट आपके क्लियर करवा रहा हूं, यदि म्यू जी और म्यू एल बराबर है तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और एक स्लिट बन जाएगी, ठीक है, सीधी परत बन जाएगी। यदि ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो यदि ज्यादा है, म्यू जी है वो लिक्विड से ज्यादा है, तब फोकस दूरी का मान क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का मान इसके अंदर आपके, एक सेकेंड, इससे संबंधित पहले आप ये सूत्र देख लो, मैंने नोट्स में लिखा है कि यदि लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबोया जाए तो फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की प्रकृति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है, यानी एक नेता की तरह स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, कि जो कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये बयान है आपके एचआर ढाका फिजिक्स लेक्चरर के, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, देखिए आप कि यदि लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबोया जाए तो फोकस दूरी कम हो जाती है तथा लेंस की प्रकृति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, प्रकृति चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर आगे वाली लाइन, यदि लेंस को अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले में माध्यम में डुबोया जाए तो एक समतल पारदर्शी शीट बन जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि यदि कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबोया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाती है लेकिन प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रकृति चेंज हो जानी चाहिए, प्रकृति चेंज हो जानी चाहिए तो अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में, यानी जो ग्लास का अपवर्तनांक है वो कम होना चाहिए और लिक्विड का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में प्रकृति चेंज हो जाती है और कम होगा, यदि म्यू जी ज्यादा है तो फिर फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी लेकिन प्रकृति चेंज नहीं होगी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो प्रश्न हमारा क्या है, अवतल से क्या बन जाए, उत्तल बन जाए, तो लिक्विड का ज्यादा होना चाहिए, ग्लास का कम होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में यदि हम बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि एक प्रिज्म के एक फलक पर लंबवत आपतित एक प्रकाश की किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है यदि थीटा बराबर 60 हो तो ग्लास का हवा के सापेक्ष, अब देखो ये सीधी आती है 90 डिग्री, तो जितना आई ये सीधी निकल जाती है लंबवत वाली, फिर यहाँ जाके इसी में तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अपवर्तनांक का मान हमेशा या तो बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा साइन है 1/sin IC से, यानी IC यहाँ क्रांतिक कोण है, यानी अपवर्तनांक का मान यानी sin IC बराबर 1/म्यू होता है, म्यू बराबर म्यू का मान ज्यादा या बराबर होना चाहिए 1/sin IC से, तो बराबर 1/sin IC का मतलब यहाँ आपतन कोण दे रखा है वो कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर जैसे ही साइन का मान क्या हो गया 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 1 होने से ये हो जाता है 2/√3, इससे ज़्यादा और बराबर होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो म्यू का मान इस कंडीशन के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा जाए यानी वायु के सापेक्ष पूछा जाए तो वो क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए साइन 1/sin जो भी आपका आपतन कोण दे रखा है उससे, ठीक है। उसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2013 में 31वां क्वेश्चन आया। ये कह रहा है कि
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस, अभिसारी की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखो। और 5 सेमी ये दूरी के अपसारी यानी अपसारी की क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो संयोजन की शक्ति, तो संयोजन की शक्ति P बराबर P1 प्लस P2 होता है, यानी 1/F आपका पॉजिटिव माइनस का चिन्ह F बटा F नेगेटिव। F नेगेटिव किसके लिए ले रहे हैं, अपसारी के लिए ले रहे हैं। बस इतना सा है, आप इसको हल कीजिए। हल करोगे तो 1/F मीटर में लेनी है, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर और माइनस का चिन्ह, और ये हो जाएगी 1/5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, यानी सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में चेंज करेंगे। ऊपर जब जाएगा ये 100 में 10 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह उसके बाद में 100 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 की घात, तो 10 में से 20 गया, माइनस का 10 डायोप्टर है वो इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का 10 डायोप्टर इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, माइनस का 10 डायोप्टर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन फिर ये कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शी के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शी की ये वस्तु यहाँ रखी जाती है, तो यहाँ अभिदर्शी के द्वारा इस प्रकार से यहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो वो हमारा वास्तविक भी होता है क्योंकि उत्तल लेंस होता है, वास्तविक होता है, साथ ही साथ में आवर्धित होता है यानी बड़ा भी होता है, उल्टा भी होता है। तो ये एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की छोटी सी प्रॉपर्टी जो सूत्रों में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पहले थोड़े सूत्र देख लेते हैं। चलो, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शी जो होता है वो अभिदर्शी लेंस छोटा होना चाहिए, उसके अभिनेत्र बड़ा होना चाहिए। अभिदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है। 2014 में 20 में क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अभिनेत्र के द्वारा जो बनता है वो आभासी बनता है, उल्टा बनता है, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है अभिनेत्र के द्वारा जो फाइनल बनेगा वो हमारा आभासी होगा, और बड़ा प्रतिबिंब उल्टा होगा और बड़ा होगा। ठीक है, आवर्धन क्षमता की बात करें तो माइनस का VO बटा UO डी न्यूनतम दर्शन की दूरी बटा U, यानी जो लेंस की माइनस का V बटा U होता है उसे याद करिए। M बराबर माइनस का VO बटा UO डी बटा 25 सेंटीमीटर UE, और UE ये दूरी हो जाएगी अभिनेत्र लेंस वाली। ठीक है, उसके बाद में जो दो कंडीशन हम पढ़ते हैं कि यदि वो न्यूनतम दर्शन की दूरी पर बने अंतिम प्रतिबिंब तो M बन जाता है माइनस का VO बटा UO और 1 प्लस का D बटा FE बन जाता है। और उसके बाद में यदि हमारा VE अनंत पर हो तो M बराबर माइनस का VO बटा UO D बटा FE बन जाता है। और कभी कभी लेंस आपको ये VO UO नहीं दे के नलिका की लंबाई जो ये L दे दी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है M का मान बराबर माइनस का L बटा FO और D बटा FE। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि FO को बढ़ाएंगे तो M का मान कम हो जाएगा, और बाकी ये सूत्र है L बराबर VO प्लस का VUE, और ये सारे चिन्ह परिपाटी का लेंथ जब निकालते हैं तो चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। तो ये नॉर्मल सूत्र आपने पढ़े हुए होंगे, एक बार आप इनको और देख लीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चनों पर, फिर दोबारा देखेंगे इनको। तो 32वां क्वेश्चन आपका हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शी द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, आवर्धित और उल्टा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखिए, एक पतले प्रिज्म का पीले और लाल रंग की प्रकाश किरणों का अपवर्तनांक क्रम से 1.550 है तथा ये रेड के लिए 1.544 है। यदि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता 0.020 है तो प्रकाश कि बैंगनी किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको बाद में करने चाहिए, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन है। यहाँ पूछ रहा है कि विक्षेपण क्षमता हम ओमेगा से या W से आप रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या होता है, कितना गैप होता है उनके बीच में। जैसे लास्ट में हमारा म्यू वोले मतलब वो बैंगनी कलर, उसके बाद में हमारा रेड बटा भाग हम लगाते हैं म्यू येलो माइनस का। एक डायरेक्ट सूत्र आपको ध्यान में रखना है, यानी विक्षेपण कोण बटा हमारे पास में येलो जो मिड कलर के लिए हम अनुपात निकालते हैं, तो वहाँ से ये सूत्र हमारी विक्षेपण क्षमता का ओमेगा का म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस का एक
यहाँ पर बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आप ध्यान से करेंगे तो यहाँ देखो 0.020 तो ये ओमेगा दे रखा है। म्यू वी बैंगनी के लिए मुझे ज्ञात करना है। रेड के लिए मुझे ये बाद वाला दे रखा है 1.544 और ये हमारे पास में येलो के लिए हमारा दे रखा है कितना 1.550 और माइनस का एक। कॉमन सेंस से बता देता हूँ 1.550 में से एक निकालोगे तो आपके पास में क्या होगा, ये 0.550 बचेगा। जब ये 2 से गुणा होगा 55 दूनी 110 है तो यहाँ से तिरछा गुणा करोगे तो ये 0 पॉइंट क्या आने वाला है 0.011 आएगा। क्या आएगा 0.0110 आएगा और बराबर म्यू वी प्लस का 1.544। अब आप यहीं देख लो कि यदि मैं इसको क्या करूं, ये इधर लाऊं, ये माइनस का है म्यू वी माइनस का, ये यदि इसको मैं इधर लाऊं तो ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ के आपका 1.544 ऐसे जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा और 1.555 से ये बन जाएगा। जिस ऑप्शन के अंदर होगा वो हमारा राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 देखिए, ये भी कैलकुलेशन वाला है। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एफ ओ अभिदर्शी 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका के लिए जो हमारा आई के पास होता है 2 सेमी है, एल बराबर आपका 10 सेमी आवर्धन। तो डायरेक्ट सूत्र याद रखिए, एम बराबर हम पढ़ते हैं क्या हमारे पास में ये इस प्रकार से अभी मैंने बताया था कि ये एल बटा क्या होता है, एल बटा एफ ओ कर दो और डी बटा एफ ई कर दो, यानी इस प्रकार का एक सूत्र होता है सीधा सा सिंपल सा। उसके बाद में एल का मान हमारे पास में नलिका के लिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है और डी का मान हमारे पास में 25 दे रखा है। एफ ओ हमारा कितना है, बाकी सेमी में है तो सारे सेमी में है तो उत्तर आ जाएगा। और एफ ओ का मान 1 दे रखा है, एफ ई का मान हमारा 2 दे रखा है। बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है, यहाँ से 2 से काट तो 5 बार 25 पंजी 125 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सीधा सा सूत्र आपको लगाना था और उत्तर आपको मिल जाता। तभी कहते हैं सूत्र याद करो और उत्तर पाओ। ठीक है, अब हम जो हमारे इंपॉर्टेंट सूत्र है वो देख लेते हैं। ये सभी रे ऑप्टिक्स के सूत्र है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो हमारे किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक उपकरण जो हमारा चैप्टर है उसके जो सूत्र है उसमें इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, वो हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देखो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लिख रखी है मैंने 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। उसके बाद में परावर्तन के प्रकार 2 प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक विसरित परावर्तन होता है। इस मोबाइल जैसी एक कोई समतल सतह से होगा तो नियमित हो जाएगा, कोई खुरदरे पृष्ठ से होगा तो विसरित हो जाएगा। ये बातें जो हम 10th और 12th सब में पढ़ते हैं, 7वीं क्लास पर भी पढ़ते हैं, वही बातें हैं। तो परावर्तन के नियम देखो, क्वेश्चन 2016 में आई बराबर आर से आ रहा है, तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण या विलंब एक में ही होते हैं, आई बराबर आर होता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, चाल और आवर्ती परावर्तन के अंदर कभी चेंज नहीं होती है। तीव्रता पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार थोड़ी बदल जाती है। कला में पाई का अंतर आ जाता है, इसे हम स्टोक का नियम कहते हैं। परावर्तन के नियम सभी पृष्ठों पर लागू होते हैं। ये आपतित किरण की दिशा अपवर्तित रखते अपरिवर्तित रखते हुए यदि दर्पण को तल को घुमाए तो परावर्तित किरण की दिशा अपरिवर्तित रहती है। इस लाइन का मतलब यह है कि जैसे आपके मोबाइल पर कोई प्रकाश किरण आपके परावर्तित हो रही है और आप मोबाइल को तल में ही घुमा रहे हो गोल गोल, तो उससे उसके एंगल पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि खुद मोबाइल को क्षैतिज के साथ घुमाओगे, थीटा बनाओगे तो वो तो चेंज होगा ही। हमने कहा था कि वह जैसे मान लो थीटा बराबर कितने से आ रहा है, थीटा बराबर 10 से आ रही है और एंगल को आपने इसको थीटा घुमा दिया तो वो 40 डिग्री आंसर आया ही था। अब थीटा डिग्री झुके हुए दर्पणों के मध्य प्रतिबिंबों की जो संख्या कभी कभी आपको निकालनी पड़ती है। जैसे मान लो इस प्रकार से झुके हुए बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या आपको 360 माइनस थीटा बटा माइनस का 1। जब 360 में थीटा का भाग लगाए वो सम आए तो ये उत्तर लगाना है। और यदि विषम आए आपको कह दे कि बीचों बीच रखा हुआ है
तब आपको वही सूत्र 360 बटा थीटा माइनस का 1 लगाना है, और विषम आयर असममित बीचों बीच नहीं रखा हो तब 360 बटा थीटा लगाना है। ठीक है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, वो हमेशा आपको पता है आकार में बराबर होता है, आकृति में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, माइनस यू होता है, जो ये दूरी माइनस यू होती है वो प्रतिबिंब की दूरी v के बराबर होती है, और आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही बातें पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। दर्पण सूत्र है तो वहां से 1/v बराबर प्लस का 1/u बराबर 1/f, तो f बराबर r/2 हम रिलेशन ध्यान में रखते हैं, और आवर्धन m बराबर h2 बटा h1, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर माइनस का v बटा u होता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का जब हम निर्माण करते हैं तो कोई सी भी कंडीशन किरण आरेख वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास में जैसे अवतल दर्पण होता है तो यहाँ पर आपका ये f होता है, यहाँ पर c होता है। बाकी कंडीशन में हम पढ़ते हैं जब अनंत पर हमारा बिंब रखा हो तो f पर बन जाएगा, अनंत और c के बीच में हो तो वो c और f के बीच आ जाएगा, c पर हो तो वो c पर बन जाएगा। और बाकी ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें याद रखिए, एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अनंत पर हो तो f पर वास्तविक बिंदुवत उल्टा बनेगा, अनंत और c में तो f और c के बीच बनेगा, छोटा वास्तविक उल्टा बनेगा, c पर हो तो c बराबर वास्तविक उल्टा बनेगा। तो ये बाकी आप ध्यान में रखिएगा। फिर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो उसके लिए दो ही कंडीशन बनती है उत्तल दर्पण में, इस प्रकार से जब हम लेके आते हैं तो एक अनंत पर बनती है, एक अनंत और ध्रुव के बीच बनती है। तो वो दो कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनता है वो भी आप ध्यान में रखिए, हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदुवत बनेगा जब अनंत पर है, अनंत और पी के बीच में, पी और एफ के बीच में आभासी और सीधा छोटा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए सूत्र। दर्पण से उत्पन्न प्रतिबिंब यहाँ पर लिखा है कि वहां से वर्ण विपतन दोष नहीं होता है, क्योंकि हम जब परावर्तक दूरदर्शी पढ़ते हैं तो उसमें हम एक दर्पण का यूज करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है। फिर आवर्धन एफ यू और v में संबंध देखा जाए तो 1/v प्लस 1/u, वही वैल्यू ट्रांसफर करते जाओ एक दूसरे में रख के। m बराबर हम न्यूमेरिकल के लिए याद रखते हैं एनी टाइम f बटा f माइनस u होता है, और m बराबर f माइनस v बटा f होता है। जैसे ही लेंस आता है तो यहाँ f बटा f प्लस u हो जाता है, बाकी चेंज नहीं होता है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। प्रतिबिंब के तीव्रता क्वेश्चन आ जाता है कि किसी मान लो कोई ये आपका लेंस है, इसको यदि आपने कोई या अवतल दर्पण है उसको यदि आधे को आपने ब्लैक कर दिया, कागज चिपका दिया, तो तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीव्रता आधी हो जाती है। यानी प्रतिबिंब की जो बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता होती है वो परावर्ती पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। m धनात्मक होता है, यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी वो सीधा बनेगा। m ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनने वाला है, उल्टा बनने वाला है। और संयुग्मी फोक्स विधि का से अवतल दर्पण की फोक्स दूरी ज्ञात की जाती है। ये नॉर्मल बातें आपको ध्यान में रखनी है। गोलीय दर्पण की फोक्स दूरी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है। जो फोक्स दूरी है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करेगी, कोई द्रव्य में डुबो दे उस पर भी निर्भर नहीं करेगी। उसके बाद में गोलीय दर्पण में u और v का ग्राफ यदि हम बात करें तो वो अति प्रबल्य हो जाता है, और ये हमारे प्रैक्टिकल भी है। यूवी ग्राफ हम बनाते हैं तो 1/u और 1/v में ग्राफ बनाए तो वो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपतित वह परावर्तित किरण के मध्य विचलन कोण डेल्टा यदि आपको निकालना है तो डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है 180 में से ये सीधी लाइन है उसमें से 2i हम निकाल लेते हैं, तो 180 माइनस 2i, और माध्यम का गोलीय दर्पण की फोक्स दूरी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बातें हो गई। तो ये हमारा परावर्तन से संबंधित जो बातें हुई बहुत ही इजी है। परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं तो 2016 में शुरू से ही क्वेश्चन परावर्तन से आ रहे हैं। बाकी ये हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके उपयोगी है। जितने आप बार बार इनको लिख के याद करोगे उतना ही आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे। आप बुक से पढ़ोगे, पहले सूत्र याद है तो उतना ही ज़्यादा आपके समझ में आएगा। न्यूमेरिकल भी बराबर सीधे देखने से समझ में आ जाएंगे। अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वो पथ से विचलित हो जाता है, वही बातें होती है। स्नेल का नियम होता है μ1 पहले पृष्ठ के अपवर्तनांक साइन आई बराबर μ2 साइन आर, और अपवर्तनांक जब हम निकालते हैं तो निर्वात में वेग बटा उस माध्यम में वेग का हम अनुपात निकालते हैं। तो अपवर्तनांक जो 1 से ज़्यादा होता है वायु के लिए 1 लेते हैं, बाकी के लिए अलग अलग आता है। अब सापेक्ष नाम जिसके सापेक्ष हम निकालते हैं वो हमेशा बट्टा में होता है।
तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का यदि हम अपवर्तनांक की बात करें, जैसे μ2 1 की बात करें, तो माध्यम 1 के सापेक्ष तो यहाँ 1 बटा में आ जाएगा μ2 बटा μ1। तो ऐसे याद रखते हैं। अब म्यू बराबर c बटा v2, ऐसे यदि हम देखें तो यहाँ देखो अपवर्तन के अंदर वेग चेंज हो जाता है, तरंगदैर्ध्य चेंज हो जाती है, v बराबर n लैम्डा से आया है, लेकिन आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अपवर्तन में प्रकाश की कला होती है वो अपरिवर्तित रहती है, जबकि परावर्तन में वो पाई से चेंज हो जाती है। अपवर्तन में प्रकाश की आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग, तरंगदैर्ध्य और तीव्रता क्या हो जाती है, बदल जाती है। एक हमारे 12th क्लास के अंदर एक प्रैक्टिकल है कि कांच की पट्टिका से जो पार्श्विक विस्थापन होता है, जैसे ये कांच की पट्टिका है तो यहाँ से आपने प्रकाश किरण जैसे जानी तो ऐसे चाहिए, फिर ये इस प्रकार से जा रही है, तो ये डी जो चेंज होता है उसका सूत्र होता है आपतन कोण आई और टी मोटाई और कोष्टक में 1 माइनस का 1/म्यू। म्यू क्या है, कांच के गुटके का अपवर्तनांक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए, तीव्रता चेंज नहीं होती है। आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू या म्यू बराबर 1/साइन आई सी से हमने एक न्यूमेरिकल किया। एक एंडोस्कोपी क्या होती है, तंतु से शरीर के आंतरिक अंगों को जब देखते हैं प्रकाशित तंतु के माध्यम से, उसे हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। हीरे का अपूर्णांक 2.42 होता है और आईसी का मान हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.4 डिग्री होता है। मैं ये रामकथा की तरह पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले कुछ पढ़ रखा है। तो प्रकाशिक तंतु जो अमणीय सिलिका होती है, SiO2 कांच होता है, उससे बना होता है। फिर यदि हम बात करें तो ये बात मैंने बता दी थी कि यदि μL बड़ा है μg, वो शुरू में बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आ रहे हैं। उसके बाद में यदि लेंस के प्रभावी क्षमता की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन P1 + P2 और 1/f करते हैं। ध्यान रखिएगा f आपको मीटर में रखनी है और आवर्धनता गुणा के रूप में आ जाएगी। और यदि बीच की डिस्टेंस ऐसे सटा के नहीं रखे, थोड़े दूर दूर हो, तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। ये ऐसे ही है जैसे हमारे कैपेसिटर का क्या हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन या प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हो रहा है। वैसे ही 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 माइनस का d f1 × f2। ये बात किसी लेंस को घिसने पर उसकी फोकस दूरी हमेशा ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। किसी भी लेंस को यदि आप घिस रहे हो तो उसकी फोकस दूरी में हमेशा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये बात उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, अलग अलग कंडीशन, ये 10th क्लास की बातें हैं। यदि अनंत पर है तो वो कहाँ पर बनेगा, अनंत और 2f के बीच है तो f डैश और 2f के बीच बनता जाएगा। उसके बाद में यदि 2f पर है तो वो 2f डैश पर बनेगा, फिर 2f और f के बीच में वो फिर आगे चलता जाएगा तो डैश डैश ऐसे। तो ये बातें नॉर्मल है, आप ध्यान में रखिएगा। और अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की बात करें तो वही बात है। तो दो कंडीशन बनेगी हमारे पास में, अनंत पर हो तो f पर बन जाएगा, आभासी सीधा और बिंदु बन जाएगा। और अनंत और ऐसी कंडीशन हमारी किस में बनती है, उत्तल दर्पण के अंदर बनती है। ऐसी कंडीशन उत्तल है दर्पण के अंदर बनती है और ऊपर वाली कंडीशन अवतल है दर्पण में बनती है। तो ये थोड़ा उल्टे होते हैं, एक दूसरे से कंफ्यूजन में भी नहीं रहना है। और लेंस मेकर सूत्र से ये कभी कभी हम जैसे मान लो किसी लेंस को डुबोए तो f माध्यम बटा f वायु हो तो वो μg बटा म्यू वायु माइनस का 1, ये सूत्र आपको ध्यान में रखिए। और इस सूत्र के आधार पर ही वो कंडीशन आती है। और प्रतिबिंब की तीव्रता होती है वो जो हमारा लेंस होता है उसका द्वारक होता है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। यदि आपने द्वारक को आधा ढक दिया तो तीव्रता में कमी आ जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको ध्यान में रखना है साइन IC बटा साइन R, आप μ2 बटा μ1 और R का मान 90 भी कर देते हैं तो साइन 90 1 हो जाता है, साइन IC बराबर 1/म्यू। और साथ ही साथ में जब μ2 निर्वात हो दूसरा माध्यम तो μ1 बराबर म्यू ही ले लेते हैं, R बराबर 90। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए I का मान ज़्यादा होना चाहिए साइन इनवर्स μ2 बटा μ1 से और म्यू बराबर 1/साइन IC। इस पर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र जहाँ से 2020 के अंदर क्वेश्चन आया है, μ2 बटा v माइनस का μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r, जिसका हमारे सामने 84 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में आंसर आया था। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में लेंस की बात करें तो ये एक समांगी माध्यम है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक और समतल की अनंत होती है। उसके बाद में यदि लेंस के दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम रख दिया जाए तो f1 बटा f2 बराबर μ1 बटा μ2 होता है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। लेंस का सूत्र
1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। यदि आवर्धनता को f के पदों में चेंज करें तो f/f प्लस का u, और जबकि दर्पण में f/f माइनस u था और बाकी ये सेम ही था f माइनस v/f, ताकि डायरेक्ट हम जब आपको, वरना u1 और u2 वो निकालना पड़ता है, फिर f निकालते हो टाइम लग जाता है, इसलिए ऐसे डायरेक्ट सूत्र आपको याद होने चाहिए। लेंस मेकर सूत्र की यदि आप बात करें तो लेंस मेकर है सूत्र 1/f बराबर μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, जिससे वो कंडीशन आती है। अब यदि एक उत्तल के लिए यदि R1 उत्तल लेंस की बात करें तो R1 हमारी इस साइड में होती है तो पॉजिटिव होती है, R2 नेगेटिव होती है, और अवतल लेंस की बात करें तो R1 इस साइड में होती है इस पर प्रकाश केंद्रित होता है, यानी R1 वो होता है जो फोकस बिंदु वो होता है जहाँ पर प्रकाश केंद्रित होगा या होता हुआ प्रतीत होता है। तो वही बातें आपको वैल्यू जब रखेंगे ऊपर वाले सूत्र में लेंस मेकर में, तो एक रिलेशन आपके पास में f बराबर r/2 म्यू माइनस 1 आ जाएगा यदि लेंस, ठीक है, और अवतल के लिए ये रिलेशन आ जाएगा। बाकी आपको ध्यान में रखना है। और द्रव्य में यदि लेंस को डुबाया जाए तो f लिक्विड बटा f है बराबर म्यू जी ए माइनस का 1, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया, बस बहुत ही इजी है, यानी पहले तो आप क्या पढ़ लो, परावर्तन पढ़ लो, उसके बाद में अपवर्तन के जितने भी सूत्र है उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख लो, ठीक है। फिर थोड़ा लेंस के बारे में देख लो। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो हमारी जो आंख है, अब चित्र वगैरह तो मैं बना के थोड़ा ही बताऊंगा, वो आपको याद होना चाहिए। लेंस, पुतली, कॉर्निया, पक्षांबी पेशियां, रेटिना, दृक तंत्रिका, कचाप द्रव्य, ये बातें होनी चाहिए। स्वस्थ नेत्र है आपका तो उसका निकट बिंदु 25 सेमी होता है, डी बराबर लेते ही है। दूर बिंदु अनंत पर होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी वो होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर। हमारा जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी, जो उत्तल लेंस है उसकी 2.5 सेमी। अब मियोपिया रोग, निकट दृष्टि दोष हो जाता है किसी को, निकट दृष्टि यानी रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, यानी उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस लगा के उस रोग को दूर किया जाता है। यह भी एक स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरह, जो कभी चेंज नहीं, यानी एकदम गजब के जो सत्य है, तो वो आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे। दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु उसे दिखाई नहीं देगी, उल्टा है, और अभिसारी लगा के दूर करेंगे उस रोग को। ए बिंदुकता दोष है तो उसे लाइनों में पता नहीं चलेगा, ऊपर नीचे दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, सीधी लाइनें भी, तो बेलनाकार लेंस लगा के उस रोग को दूर करेंगे। जरा दृष्टि दोष, कोई बुढ़ा है, पक्षांबी पेशियां लचीली हो गई है तो उसे न तो दूर की दिखाई देगी न पास की दिखाई देगी, तो ऊपर वाला जो लेंस होता है, जो बूढ़े हमारे दादाजी है उनकी चश्मा में ऊपर वाला अवतल होगा और नीचे वाला उत्तल हो जाएगा, और द्विफोक्सी लेंस का हमें यूज करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी होती है तो जो छोटी वस्तु को बड़ा दिखा दे, घड़ी की छोटी सी जैसे मान लो कोई पार्ट है उसको बड़ा देखने में सरल सूक्ष्मदर्शी। आवर्धन क्षमता डी हमारा 25 सेंटीमीटर, यू कितना दूर हम बिंब ले रहे हैं, वही बातें। यदि वो न्यूनतम दर्शन की दूरी पर बने, स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने, तो आवर्धन का सूत्र 3 कंडीशन में, एक तो सीधा हम डेरिवेशन में देखते हैं, एक डी बराबर वी बराबर जो अंतिम स्थिति है प्रतिबिंब हमारा डी पर बनता है वो कंडीशन देखते हैं, एक हमारा वी अनंत पर। तो ये 3 आवर्धन के सूत्र हम ध्यान में रखते हैं। पहला डी बटा यू ध्यान में रखते हैं, फिर एक डी 1 प्लस का डी बटा एफ जब हमारा प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूर पर बने, और फाइनल प्रतिबिंब यदि अनंत पर बने तो एम बराबर डी बटा एफ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में सूत्र। अब ये भी एक प्रकाशीय उपकरण है हमारा प्रिज्म, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आने बाकी है और अब की बार आ सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा होगा। ये जैसे ही प्रिज्म का ये आपतन कोण I1 है, यहाँ से मुड़ता है तो R1, यहाँ से आपतित होता है तो R2, बाहर निकलता है तो कोण I2, ये जो बाहर निकलने वाली आपतित इनके बीच का कोण डेल्टा, प्रिज्म कोण ए। तो ये डेरिवेशन है हमारे 12th क्लास के, और जो रंगों का क्रम होता है नीचे नीचे हमारा विबग्योर से हम याद रखते हैं। बैंगनी कलर होता है, रेड कलर की ओर जाते हैं, तो जो हमारा तरंग का वेग होगा वो लैम्डा के समानुपाती होगा। तो तरंग दैर्ध्य का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रेड की होती है, ये लाइन से ही पता, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। विबग्योर में यदि हम बात करें तो तरंग दैर्ध्य की बात करें तो जो हमारे वायलेट कलर होता है बैंगनी, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी 10th और 12th लेवल पर इन बातों से उनका आंसर देते हैं। 1/λ4 की हम बात करें तो परिकर्ण का घटता क्रम यदि हम बात करें तो
प्रकीर्णन उसका ज़्यादा होगा जिसकी लैम्डा कम होगी। तो यानी प्रकीर्णन में बात करें तो रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। उसके बाद में यदि हम अपवर्तनांक की बात करें तो रेड के लिए अपवर्तनांक है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है बस। तो ये अपवर्तनांक है वो हमारे रेड के लिए सबसे कम हो जाएगा और बैंगनी के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादा मुड़ता है। वेग बात करें तो जो हमारे बढ़ता क्रम होगा, रेड का जो कलर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और जो वेग होगा रेड होगा उसका वेग प्रिज्म में सबसे ज़्यादा होगा और बैंगनी का सबसे कम होगा। यही जो आप देख लीजिए ये इस प्रकार से। फिर प्रिज्म कोण की बात करें तो जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारा ए बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 आ जाता है, एक चतुर्भुज बनाते हैं। बाकी विचलन कोण डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 ये इस प्रकार से निकालते हैं। न्यूनतम विचलन की कंडीशन में R1 बराबर R2 और I1 बराबर I2 लेते हैं, जिसे हमारा R बराबर A/2 आता है, I बराबर डेल्टा M प्लस A/2 आता है। फिर म्यू बराबर साइन I बटा साइन R लगाते हैं। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर ये सूत्र हम व्युत्पन्न करते हैं, डेरिवेशन बड़ा सा साइन बराबर डेल्टा M प्लस का A/2 बटा साइन A/2, ये सूत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट। यदि प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा पतला हुआ हो तो डेल्टा M भी कम हो तो म्यू बराबर हम इस प्रकार से करते हैं। फिर हम कहते हैं भाई डेल्टा M बराबर म्यू माइनस का 1 इंटू ए, और यहाँ से कोणीय विक्षेपण जब पूछते हैं तो डेल्टा कितना विक्षेपण वो हमारा बैंगनी में हुआ, कितना रेड का, वो अंतर निकाल देते हैं। इससे आ जाता है म्यू वी माइनस का म्यू आर बटा ए। वर्ण विक्षेपण क्षमता जो हमारी डिस्प्रेसिव पावर होती है उसका 2011 में जो हमारा आया है, अभी हमने हल किया था, जिसका आंसर 1.555 आया था। तो थीटा बटा डेल्टा वाई कर दो और ये पीले के लिए ले लो म्यू वी माइनस का म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस से 1। और यहाँ थोड़ा साइड में मैंने लिख दिया है प्रकीर्णन से आकाश का नीला दिखाई देना, बादल सफ़ेद दिखाई देना, सूर्योदय का लाल दिखाई देना, ये सब के कारण प्रकीर्णन के कारण होते हैं। एक हमारा इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष जब क्षैतिज से, तो इस प्रकार ये मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन, वो सारी बातें आप पढ़ते ही हो थ्योरी के अंदर। तो वो रेड हमारा 42 डिग्री का कोण बनाता है और जो हमारा बैंगनी कलर है वो कितना 40 डिग्री का कोण बनाता है, ये बातें। और उसमें द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है उसमें कलरों का क्रम होता है वो चेंज हो जाता है। जो बैंगनी होता है वो 53 डिग्री का बनाता है और ये रेड 50 का बनाता है। इसमें 3 डिग्री की बैंड चौड़ाई होती है, इसमें 2 डिग्री की बैंड प्राथमिक में 2 की होती है। तो ये कॉमन बातें एनी टाइम आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद में खगोलीय दूरदर्शी की हम बात करें तो अभिदर्शक होता है वो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि बड़ी वस्तुएं देखनी है तो अभिदर्शक बड़ा होगा। अभिनेत्र हमारा छोटा होता है तो आभासी और उल्टा बड़ा प्रतिबिंब। तो ये किस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा जा चुका है तो खगोलीय में पूछा जा सकता है। अभिदर्शक में वो बहुत बड़ा तारा है वो दिखेगा वास्तविक उल्टा और छोटा दिखेगा, और अभिनेत्र से जो फाइनल बनेगा वो हमारा आभासी होगा, उल्टा होगा, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान। एम यदि हम निकालते हैं इसकी आवर्धन तो माइनस का एफ ओ बटा यू। अब यहाँ देखते हैं एफ ओ ऊपर आ जाता है, यानी अभिदर्शक की जैसे ही हम फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो हमारी आवर्धन क्षमता बढ़ने वाली है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने कहा 3 कंडीशन में सूत्र याद रखिए। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दर्शन की दूरी पर बने तब ये सूत्र आता है एम बराबर माइनस का एफ ओ बटा एफ ई कोष्टक 1 प्लस का एफ ई बटा डी। उसके बाद में यदि अनंत पर बने तो वही m बराबर माइनस का एफ ओ बटा एफ ई, और यदि l जो हमारी नलिका की लंबाई तो वो एफ ओ प्लस का एफ ई होती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बार बार इन पर न्यूमेरिकल कीजिए, सूत्र तभी याद होते हैं जब हम न्यूमेरिकल करते हैं। और उसके बाद में निकट दृष्टि दोष में बात करें तो u बराबर अनंत होता है, v बराबर माइनस का d दूर बिंदु दिया जाता है, f बराबर माइनस d का उत्तल लेंस हम लगाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल होते हैं। जो डायरेक्ट दूरदृष्टि दोष की बात करें तो उसमें u बराबर माइनस का d दूरी पर वस्तु रखी, v बराबर माइनस का d निकट बिंदु की दूरी आपको दी जाती है, f आपको उत्तल लेंस लगाया जाता है। ये सूत्र आप लगाते हैं। उसके बाद में परावर्तक दूरदर्शी में एक परावर्तक कोई भी वस्तु से बहुत दूर से कोई वस्तु रखी हुई है तो वहाँ पर हम एक अवतल दर्पण का यूज करते हैं। 45 डिग्री पर एक समतल रखते हैं, फिर यहाँ पर एक नेत्रिका होती है, फिर यहाँ ऊपर की ओर एक उसका प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु हमें बड़ी होकर दिखाई देती है। तो ये बातें आपने थ्योरी के अंदर पढ़ी होगी। सूत्र एम बराबर बस पॉजिटिव याद रखना एफ ओ बटा एफ ई। एफ ओ क्या होती है, हमारा जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी होती है, एफ ई होती है वो हमारा नेत्रिका होती है उसकी फोकस दूरी होती है, और इससे जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से वास्तविक छोटा उल्टा बनता है।
और नेत्रिका से आभासी सीधा और बड़ा बनता है। तो ये बातें ध्यान में रहेगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यदि नलिका की लंबाई दे दी जाए, एल की लेंथ दे दी जाए, तो अब आपको ध्यान में रखना है, वो बाद में मैंने लिख दिया एम बराबर माइनस का एल ओ बटा एफ ओ 1 प्लस का डी बटा एफ ई। जब स्पष्ट न्यूनतम पर बने और अनंत पर बने तब एम बराबर माइनस का एल बटा एफ ओ और डी बटा एफ ई। ये सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये लगभग हमारा वीडियो 44 मिनट के आसपास, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एक रे ऑप्टिक्स को हम क्लास में करवाते हैं 15-15 20-20 दिन लगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला हम वीडियो लेके आएंगे वे ऑप्टिक्स के बारे में। तो ये सूत्र आप बार बार लिखिए, बार बार देखिए वीडियो को, और जब भी आप पढ़ लेते हो तब मेरे वीडियो को आप आके देखिए, उनको सुनिए और क्वेश्चन हल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को आपने पूरा देखा, आपका प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।